रोल्स रॉयस दुनिया भर में पसंद की जाने वाली मोस्ट एक्सपेंसिव और लग्जरी कार है और इस $7 बिलियन कंपनी को एक ऐसे लड़के ने ईजाद किया जिसने अपने सफ़र का आगाज सिर्फ 20 पाउंड से किया, जो ना तो कभी स्कूल गया और सिर्फ गुर्बत में पला बढ़ा। हेनरी रॉयस का जन्म 1863 में हुआ। इसके माँ बाप जेम्स और मैरी एक फ्लोर मिल चलाते थे, लेकिन इनके इस फैमिली बिजनेस के हालात कुछ ठीक नहीं थे और 1867 में इनका दिवालिया हो गया, जिसकी वजह से इन्हें अपना होम टाउन छोड़कर लंदन आना पड़ा। अपने 4 साल की उम्र में हेनरी को कुछ सेंट्स के बदले एक फार्म हाउस पर परिंदे उड़ाने की जॉब मिली और वहीं इसके फादर एक और मिल में काम करने जाते थे। लेकिन रॉयस फैमिली के हालात बद से बदतर होते चले गए। सिर्फ 9 साल की उम्र में हेनरी के फादर की डेथ हो गई। हेनरी ने स्कूल जाने की जगह फुल टाइम जॉब स्टार्ट कर दी। इसने न्यूज़पेपर बेचे, पोस्ट ऑफिस के टेलीग्राम्स को एक जगह से दूसरी जगह कुछ सेंट्स के बदले डिलीवर किया, लेकिन ये फैमिली अभी भी कर्जे में डूबी हुई थी। ये हालात देखकर हेनरी की माँ ने इसे एक बुजुर्ग कपल के पास छोड़ दिया। 15 साल की उम्र में हेनरी की आंटी ने इसको एक नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में कुछ फीस देकर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करवाया, जिसकी वजह से हेनरी को फिर से अपनी जगह से मुंतकिल होना पड़ा। लेकिन इसकी आंटी के पास इतने पैसे नहीं थे कि हेनरी के रहने का इंतजाम भी कर सके, और इधर हेनरी की किस्मत ने इसका साथ दिया। इसकी मुलाकात एक जॉर्ज यारो नामी शख्स से हुई, जिसका बेटा भी इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का हिस्सा था। जॉर्ज ने अपने बेटे के साथ साथ हेनरी को टूल्स के इस्तेमाल का तरीका सिखाया और हेनरी ने टूल्स के साथ बहुत ही दिलचस्पी दिखाई। एक टीनेजर होने के बावजूद भी हेनरी ने जॉर्ज के गार्डन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ब्रास व्हील्स बैरो बनाने लगा। हेनरी के पास इतनी एजुकेशन तो नहीं थी, लेकिन इसके पास हाथों से काम करने का हुनर बहुत ज़्यादा था। बदकिस्मती से इसकी आंटी के पास इतने ही पैसे थे कि हेनरी सिर्फ 3 साल तक इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन सके और बिलाखिर इसे इस प्रोग्राम को छोड़कर जाना पड़ा। 17 साल की एज में हेनरी लीड्स चला गया, जहां इसे एक टूल मेकिंग कंपनी में काम मिला, जहां सिर्फ 1 घंटा काम करने पर सिर्फ इसे 1 ही सेंट मिलता था। इसके बाद हेनरी लिवरपूल चला गया, जहां उसको एक इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में जॉब मिली। हेनरी अपने कोवर्कर्स की निस्बत बहुत ही ज़्यादा काम करता था और बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि हेनरी काम में इतना बिजी होता कि खाना खाना तक भूल जाता था। हेनरी ने बहुत सी जॉब्स करके अपने पास इतने पैसे जमा कर लिए थे कि वो एक सिटी एंड गार्ड इंस्टीट्यूट से नाइट शिफ्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस ले सके। इन क्लासेस से हेनरी ने जो महारत सीखी उसका पेबैक इसे ये मिला कि महज 19 साल की उम्र में हेनरी को एक मैक्सिम वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में चीफ इलेक्ट्रीशियन की जॉब मिल गई। हेनरी को लगा कि वो तरक्की कर रहा है, लेकिन 1884 में इस कंपनी का भी दिवालिया हो गया और हेनरी फिर से बेरोजगार हो गया। लेकिन इस दफ़ा हेनरी ने फैसला किया कि अब वो किसी भी कंपनी में जॉब नहीं करेगा, बल्कि अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवाएगा। डिस्पाइट के उसका बैकग्राउंड बहुत ही मुश्किलों से गुजरा था, लेकिन हेनरी में आगे बढ़ने की लगन थी। हेनरी ने अपने कोवर्कर्स के साथ मिलकर कंपनी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसके साथ रिस्क लेने को तैयार नहीं था। इन सब में से एक हेनरी का दोस्त, जिसका नाम अर्नेस्ट चेयरमाउंट, वो हेनरी के साथ रिस्क लेने को तैयार हो गया और इन्होंने 1884 में FH रॉयल्स एंड कंपनी के नाम से अपने सफ़र का आगाज़ किया। तो इस वक्त महज हेनरी के पास सिर्फ 20 पाउंड और अर्नेस्ट के पास 50 पाउंड थे। इनके पास यही सेविंग थी जो इन्होंने अपने बिजनेस पे लगा दी। मैनचेस्टर में एक शॉप रेंट ले ली और इसी शॉप में इन्होंने इलेक्ट्रिक फिटिंग्स बनाना शुरू की और इसी शॉप के ऊपर एक सिंगल रूम था जिसमें ये दोनों रहते थे। हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे। इनको अपने खाने पीने की चीज़ों पे भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। पूरे दिन में सिर्फ एक सैंडविच खा के ये दोनों अपना गुजारा कर रहे थे। इन दोनों के कामयाब होने और अपने बिजनेस को चलाने की उम्मीद बहुत ही ज़्यादा कम थी, लेकिन हेनरी ने यहाँ वही किया जिसके लिए वो जाना चाहता था। उसने सख्त मेहनत की और इस बात को यकीनी बनाया कि वो जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करें वो इनके कंपटीटर से बेहतर हो। बिलाखिर बहुत से तजर्बों और टेस्टिंग के बाद ही अपनी पहली प्रोडक्ट बनाने में कामयाब हो गए, जो कि एक डोर बेल थी। इनकी ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा हिट कर गई और इनके यूनिट्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। हेनरी ने ना दिन देखा ना रात डिमांड को पूरा करने में लगा रहा। इनके पास जो भी पैसे आए, हेनरी ने उनसे और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दी, जिसमें जनरेटर्स और इलेक्ट्रिक क्रेन्स भी शामिल थी। हर गुजरते साल के साथ इन्होंने मार्केट में नई से नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करना शुरू कर दी और इनके कंपनी के प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा और बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। 1897 में ऑर्डर इन हैंड की अमाउंट 6000 पाउंड थी और ठीक 12 महीनों बाद यही अमाउंट 30,000 पाउंड तक चली गई। 1899 तक कंपनी का शेयर कैपिटल 30,000 पाउंड तक जा पहुंचा। ये इन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अगर इस अमाउंट की तुलना आज के प्रिवेलिंग रेट के साथ की जाए तो ये अमाउंट $10 लाख से भी ज़्यादा बनती है। अपनी इलेक्ट्रिकल कंपनी की कामयाबी के बाद भी हेनरी नहीं रुका। उसने बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया और अपनी मैकेनिकल लग्जरी कार बनाने पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी। इन दिनों बहुत ही कम लोगों के पास ऑटोमोबाइल्स हुआ करती थी। हेनरी का बचपन से ही ऑटोमोबाइल्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था
और 1901 में हेनरी ने एक 2 सिलेंडर फ्रेंच कार परचेज की, लेकिन बदकिस्मती से ये कार बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं थी। लेकिन अगले ही दिन हेनरी ने इस पे काम करना शुरू कर दिया और अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए हेनरी ने इसे चलने के काबिल बना लिया। हेनरी ने इस कार पे ज़्यादा एक्सपीरियंस करने की जगह अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी कार डिज़ाइन करने का सोचा और 1904 में हेनरी ने एक 3 सिलेंडर कार बना भी ली, जिसका नाम रॉयस 10 रखा गया। हेनरी ने इस मॉडल के 3 यूनिट्स बनाए, एक अपने लिए, एक अपने बिजनेस पार्टनर अर्नेस्ट के लिए और एक यूनिट इसने एक ऐसे आदमी को सेल किया जो इसकी कार से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस था और इसने इसकी मुलाकात एक कार डीलर से करवाई जिसका नाम चार्ल्स रॉल्स था। हेनरी की मुलाकात चार्ल्स से हुई तो शायद ये दोनों इस बात का तस्वर भी नहीं कर सकते थे कि डुओ मिलकर एक ऐसे सफ़र का आगाज़ करने वाले हैं जिसे दुनिया रोल्स रॉयस के नाम से याद रखेगी। कोई भी इस बात का तस्वर तक नहीं कर सकता था कि एक इलेक्ट्रिक कंपनी चलाने वाला एक कार डीलर के साथ पार्टनरशिप करेगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। एक तरफ हेनरी था जिसने अपना सारा बचपन बहुत ही ज़्यादा गुर्बत में देखा और ज़िंदगी का एक एक दिन सिर्फ मेहनत में गुजारा, और दूसरी तरफ चार्ल्स जिसका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसे हर तरह का ऐशो आराम भी मुयसर था। लेकिन दोनों के अंदर एक बात कॉमन थी और वो था कार्स का जुनून। चार्ल्स रोल्स का जन्म 1877 में हुआ। बचपन से ही चार्ल्स को मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेने का बहुत ज़्यादा शौक था, जिसकी वजह से वो अपने फ्रेंड्स में डर्टी रोल्स के नाम से भी जाना जाता था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल एंड अप्लाइड साइंसेज में ग्रेजुएट होने के बाद चार्ल्स ने एक यॉट पे काम किया और लंदन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ के लिए भी काम किया। चार्ल्स कुछ उन पहले लोगों में थे जिनके पास कार हुआ करती थी। अपनी 18 साल की उम्र में ही चार्ल्स एक कार के मालिक थे जिसका नाम पूजो फेटम था और 1896 में इनकी एक फ़ोटो भी इस कार के साथ क्लिक हुई। चार्ल्स को कार्स का जुनून था और इनके इसी शौक को देखते हुए इनके फादर ने इनको एक कार डीलरशिप भी रजिस्टर करवा के दी जिसका नाम CS रोल्स एंड को था और वो फ्रेंच कार्स इंपोर्ट करके इंग्लिश कस्टमर्स को सोल्ड किया करते थे। चार्ल्स रोल्स की मोटरहेड कम्युनिटी में काफ़ी अच्छी रिप्यूट थी और इनके पास 83 माइल्स पर आवर की स्पीड अचीव करने का एक अनऑफिशियल रिकॉर्ड भी था। चार्ल्स एक डेयर डेविल ड्राइवर के नाम से भी मशहूर था। चार्ल्स ने पेरिस से मैड्रिड तक एक टाउन टू टाउन रेस में भी पार्टिसिपेट किया जिसमें 34 ड्राइवर और तमाशाइयों की मौत हुई थी। हुआ कुछ यूँ था कि कार्स की स्पीड की वजह से रोड पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी और व्यूअर्स क्लियर व्यू लेने के लिए रोड के दरमियान में आ जाते थे, जो कि इस हादसे का सबब बना। इन सब खतरों के होने के बावजूद भी चार्ल्स ने आने वाले बहुत से सालों में कार रेस में पार्टिसिपेट किया। एक तेज़ रफ्तार कार ड्राइवर होने के साथ साथ चार्ल्स एक एविएटर भी था। चार्ल्स ने 170 से ज़ायद मरतबा हॉट एयर बलून्स की परवाज़ भी की और 200 से ज़ायद मरतबा राइड फ्लायर एयरक्राफ्ट की परवाज़ को भी एक्सपीरियंस किया। कुल मिलाकर चार्ल्स को लग्जरी बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो 3 और 4 सिलेंडर इंजन्स का बहुत बड़ा फ़ैन था। लेकिन जब चार्ल्स ने रॉयस 10 को चलाया तो वो इस कार से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और हेनरी रॉयस के साथ काम करने के लिए बहुत जल्द तैयार हो गया। दिसंबर 1904 में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने मिलकर ऑफिशियली रोल्स रॉयस को मुतारिफ करवाया। इन दोनों में शायद बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट थी। हेनरी जो कि बहुत गुर्बत में पला बड़ा और आज वह जो कुछ भी था ये सब कुछ उसने हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की, और दूसरी ओर चार्ल्स जिसे ये सब कुछ विरासत में मिल गया। इन दोनों में एक सिग्निफिकेंट एज गैप भी था। चार्ल्स जिसकी उम्र 27 बरस थी और दूसरी ओर था हेनरी जो अब 41 बरस का हो गया था। हेनरी के पास इसके बहुत सालों का मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स को परफेक्शन में लाने का एक्सपीरियंस था, और दूसरी ओर चार्ल्स जो कि सिर्फ एक फास्ट कार लवर ही नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन और मार्केट और पब्लिक रिलेशंस को समझने वाला एक अनुभवी खिलाड़ी था। चार्ल्स ने अपने रिलेशंस को इस्तेमाल किया। इसने पॉलिटिशियंस, मीडिया और अपर क्लास को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया ताकि ये उन कस्टमर्स तक पहुंच सके जो ना सिर्फ इनकी लग्जरी कार्स को पसंद करें बल्कि इनको ख़रीदने की भी हैसियत रखते हों। ये एक ऐसी जोड़ी बन चुके थे जिनको अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी। एक तरफ हेनरी की परफेक्शन का कोई तोड़ नहीं था और दूसरी तरफ चार्ल्स के मार्केटिंग स्किल्स को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था, और शायद अब ये दोनों जो करने वाले थे उसको रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। 1904 में इन्होंने अपनी पहली मोटर कार रोल्स रॉयस 10 HP को पेरिस सैलून में लॉन्च किया, जो आगे चलकर पेरिस मोटर शो के नाम से मशहूर हुआ। इन्होंने इस मॉडल के 16 यूनिट्स बनाए और एक यूनिट की प्राइस 395 पाउंड रखी और इसे चार्ल्स की डीलरशिप से बेचना शुरू किया। 2007 में इनमें से एक यूनिट की ऑक्शन हुई जिसे 3.2 मिलियन पाउंड्स में बेचा गया। 1906 में इन्होंने अपनी कार का नया मॉडल मुतारफ़ करवाया जिसका नाम रोल्स रॉयस सिल्वर गूस था।
इस मॉडल के सभी पार्ट्स को सिल्वर और एल्यूमिनियम में कोट किया गया था। अब ये दोनों पूरी दुनिया में लग्जरी कार्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। तो चार्ल्स ने हेनरी को एरोप्लेन इंजन्स बनाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन हेनरी ने इसको ये कहकर रिफ्यूज़ कर दिया कि हमें मज़ीद अपनी कार्स की तरफ अभी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन चार्ल्स को हवा में उड़ने का जुनून सवार था। अपनी कंपनी के सक्सेस को देखते हुए चार्ल्स ने अपनी सारी तवज्जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पे देनी स्टार्ट कर दी और यहाँ तक कि अपनी कंपनी में टेक्निकल डायरेक्टर वाली पोस्ट से भी रिज़ाइन कर दिया। 1909 में चार्ल्स ने अपना एक राइट फ्लायर प्लेन खरीदा और ठीक एक साल बाद वो एक नॉन स्टॉप फ्लाइट में इंग्लिश चैनल को पार करके वापस आने वाला पहला आदमी बन गया। चार्ल्स ने बहुत सारे फ्लाइट रिकॉर्ड्स अपने नाम पर रजिस्टर करवाए, लेकिन 1910 में एक एयर शो के दौरान जब हवा बहुत ही तेज़ चल रही थी, चार्ल्स की पूरी कोशिश के बावजूद भी वो अपने प्लेन को लैंड करवाने में नाकाम रहा और इस हादसे में इसकी मौत हो गई। इस वक्त चार्ल्स की उम्र 32 बरस थी और ये पहले ब्रिटेन सिटीजन थे जिनकी एयरक्राफ्ट हादसे में मौत हुई। बावजूद इसके कि हेनरी ने बहुत साल पहले एरोप्लेन इंजन बनाने से इनकार किया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के चलते 1914 में हेनरी से मजबूरन एरोप्लेन इंजन बनवाए गए। 1914 में रॉल्स रॉयस ने रॉयल ईगल बनाया, जिसका इस्तेमाल उस वक्त के सभी एयरक्राफ्ट्स में किया गया और वहीं से रॉल्स रॉयस की एंट्रेंस एरोप्लेन इंजन्स में हुई। 1921 तक रोल्स रॉयस कार्स की डिमांड इस कदर बढ़ गई कि इनके पास 3 साल का बैकलॉग हो गया। इसी दौरान एक और फैक्ट्री स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स में खोली गई, जिसका नाम द अमेरिकन रोल्स रॉयस रखा गया। 10 साल के दौरान रोल्स रॉयस ने 2944 यूनिट्स बनाए। अगर आपको लगता है कि ये फिगर्स कम हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि रोल्स रॉयस आला और मेयारी तरीन कार्स बनाने पर फ़ख्र महसूस करता है, चाहे इस पे इन्हें कितना ही वक्त क्यों न दरकार हो। पूरी की पूरी कार को हाथों से तैयार किया जाता है और आज के वक्त में भी रोल्स रॉयस की एक कार को तैयार होने में तकरीबन 6 माह तक का वक्त लग सकता है। 1930 में हेनरी को ऑनर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के अवार्ड से भी नवाजा गया। मुसलसल काम करने की वजह से हेनरी को बहुत से मेडिकल इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, लेकिन हेनरी ने काम करना नहीं छोड़ा। अपनी मौत से कबल एक रात पहले हेनरी ने एक एनवेलप के पीछे एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर्स का स्केच बनाया और इसे अपनी नर्स को हैंड ओवर किया तो इसे फैक्ट्री के वर्कर्स तक पहुंचा सके, लेकिन एनवेलप पहुंचने से पहले ही हेनरी की डेथ हो गई। इस वक्त हेनरी की उम्र 70 बरस हो चुकी थी। रोल्स रॉयस आज भी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हेनरी की लाइफ से हम कुछ सीख सकते हैं तो ये इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ से आए हैं, हमारे पास कौन से वसाइल हैं। फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि हम अपने काम के लिए कितने पैशनेट हैं और अपने गोल को अचीव करने के लिए किस हद तक स्ट्रगल कर सकते हैं। स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, टेक द बेस्ट दैट एग्जिस्ट एंड मेक इट बेटर। इफ इट डजंट एग्जिस्ट, create it.